नमस्कार। दुनिया बदल रही है और इन भू राजनीतिक बदलावों के बीच दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक बन गई है। पिछले 11 वर्षों में 19 मुलाकातें, 16 बार फोन पर बातचीत और वैश्विक तनावों के बीच भी अटूट भरोसे की साझेदारी। अब जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में हैं, तो भारत रूस संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। भारत रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि दशकों पुराने भरोसे, रणनीति और साझेदारी की नींव पर खड़ा है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक के बाद एक महत्वपूर्ण मुलाकातों और कार्यक्रमों के जरिए दोनों देश इसे और मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। और आपके साथ मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं अजय मिश्रा, जो अगले कुछ घंटे तक आपको इस रिश्ते और इस यात्रा को लेकर तमाम अहम चीजें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जया। और भारत रूस वैश्विक रणनीति में, राजनीति में जो सशक्त भागीदारी है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनुअल समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, सिर्फ भारत और रूस की नहीं। और हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जिस तस्वीर का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वो सामने आ चुकी है। सभी ने देखा कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल जब नई दिल्ली पहुंचे, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। प्रोटोकॉल के इतर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को रिसीव किया और गले लगा करके उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से दोनों ही नेता निकले तो एक ही कार में निकले और पूरी दुनिया को दोस्ती का नया संदेश दिया। भारत रूस के आपसी संबंधों के लिहाज से रूसी राष्ट्रपति का मौजूदा दौरा बहुत ही खास है। दोस्ती दमदार, नए दौर का आगाज, रक्षा सुरक्षा पर साझेदारी, बढ़ेगी दोस्तों की भागीदारी। दो देशों की मजबूत दोस्ती का जब जिक्र होता है, तो भारत रूस का जिक्र जरूर होता है। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन एक चीज जो अटूट है, वो है भारत और रूस की दोस्ती। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम में अपने विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले तो साफ दिखा कि दोनों देशों की दोस्ती कितनी मजबूत है और मोदी पुतिन की केमिस्ट्री कितनी शानदार। हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते कैसे हैं, इसका अंदाजा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में झुकने वाले नेता नहीं हैं। दुनिया ने भारत की मजबूत और स्पष्ट स्थिति देखी है। भारत अपने नेतृत्व पर गर्व कर सकता है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बीच भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत और रूस के बीच ये 23वां शिखर सम्मेलन होगा। दोनों नेता एक बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें दोनों देशों के व्यावसायिक जगत की हस्तियां मौजूद होंगी। शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन करेंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बार की वार्षिक बैठक का मुख्य एजेंडा व्यापार और वाणिज्य पर केंद्रित होगा। भारत और रूस के बीच फिलहाल 68.7 बिलियन डॉलर का व्यापार है। भारत रूस से तेल, हथियार, परमाणु रिएक्टर से संबंधित सामान, खाद और वेजिटेबल ऑयल आयात करता है। रूस को भारत से बड़े पैमाने पर फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील और मरीन प्रोडक्ट्स निर्यात होते हैं। दोनों देशों ने व्यापार को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। विज्ञान और तकनीक में भारत और रूस लंबे समय से सहयोग करते रहे हैं। खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी में दोनों देश और सहयोग बढ़ा सकते हैं और दोनों देशों के बीच की शिखर वार्ता में छोटे परमाणु संयंत्र लगाने पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान होगा। समझा जाता है कि दोनों नेताओं की शिखर वार्ता में रूस यूक्रेन संकट और गाजा इजराइल पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस दोस्ती के मायने क्या हैं, उसको समझने के लिए हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान हैं। राजीव कुमार भाटिया, जो कि पूर्व राजनयिक हैं,
अतुल अनेजा जी, जो विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, और वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, सेवानिवृत्त पूर्व प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ। आप सभी मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे खास मेहमानों का जो जुड़ चुके हैं इस खास कार्यक्रम में, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे बहुत जल्द। ग्राउंड जीरो से किस तरह से ये संबंधों को और भी एक बेहतरीन आयाम मिलता नजर आ रहा है, उसकी एक झलक देखेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की हमारे खास मेहमानों के साथ। राजीव जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। यहाँ पर भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों को लेकर बहुत चर्चा है, बहुत बातें हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि कल की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, दोनों साथ में कार में गए, और तमाम तस्वीरें इस वक्त हर जगह छाई हुई हैं, किस तरह से इनको देखते हैं? जो दोनों के बीच, दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जो ये व्यक्तिगत विश्वास है, जो केमिस्ट्री है, किस तरह से भारत और रशिया की जो ये समिट है उसको एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम देती हुई नजर आ रही है। शुरुआत कैसी रही, सबसे पहले ये बताइए। मैं समझता हूं कि इसमें जरा भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये दोनों नेता एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझ चुके हैं और एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं। बहुत सालों से मिलना रहा है, बातचीत रही है, बहुत सारे काम साथ मिलकर किए हैं। इसलिए यदि खाली कल की शाम की तस्वीरों को देखेंगे तो लगेगा कि बहुत नई बात है, पर दरअसल नई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो दोनों नेताओं के जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि दोनों देशों के संबंध और दोनों देशों के जो हित हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत स्पष्ट रूप से हैं। तो यहाँ पर हमें न केवल भावना का बल्कि यथार्थवाद का भी ध्यान रखना होगा। और इस तरह से इन तीनों दृष्टियों से हम कह सकते हैं कि कल जो हमने देखा वो इस बात का कंफर्मेशन था कि भारत और रूस की जो मित्रता है, जो उनका सहयोग है और जिसको अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, एक ऐसे समय में जबकि दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी जटिल हो चुकी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न है और मैं समझता हूँ उसमें हमें काफ़ी सफलता मिलने की आशा की जा सकती है। और इससे पहले हम अपने दूसरे मेहमानों पर जाएं, हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं, साथी संवाददाता, उनका रुख करते हैं। अखिलेश सुमन जी, स्वागत है आपका। एक बार अखिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि हमसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। अतुल अनेजा जी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल सर, अगर हम आपसे समझना चाहें कि किस तरह से आप देखते हैं आज ये एनुअल समिट, और हम जानते हैं कि भारत के सिर्फ 2 देशों के साथ एनुअल समिट करता है, जापान और रूस, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा, खासतौर पर अगर केवल हम एनुअल समिट के लिहाज से इसको समीक्षा करने की कोशिश करें तो? अजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। मुझे लगता है एक फाउंडेशनल विजिट इसको मैं कहूँगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से पर्टिकुलर संदर्भ में ये हो रहा है। भारत और रूस के बीच में मुझे लगता है कि 2 बातों के कारण एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो रहा है, लेकिन वो अलग लेवल पे चला गया है। उसके दो कारण जो मुझे लगते हैं। एक तो पूरी तरह से भारत पे दबाव था कि रूस से तेल ना लें, लेकिन भारत ने ये डिसीजन लिया कि जो भी परिस्थिति हो, भारत रूस से तेल लेगा ही लेगा। उसके कारण बहुत से देश नाराज़ हुए, लेकिन एक तरह से उसका एक इमेज गया है। एक तो रूस को भी पता लगा और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, पूरे विश्व को पता चला कि भारत की एक तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और वो बहुत मजबूत है। उसका एक ग्लोबल लेवल पे उसका असर पड़ा। एक तो ये बात है। दूसरा, मुझे लगता है कि जब ऑप सिंदूर हुआ तो उस टाइम पे जो रूसी हमारे पास वेपनरी थी, खास करके S-400 की अगर हम बात करें, तो उसने अपना एक जलवा दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये 2 एक्सेस हैं जिसके कारण ये एक पब्लिक लेवल पे भी, सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, कि ये परसेप्शन बदली है भारत और रूस की। एक तरह से एक एलिवेटेड रिलेशनशिप है और बिल्कुल मजबूती से एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ज़माना था जब भारत और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, लेकिन भारत में एक नई जनरेशन आई है जिसने वो ईरा देखा नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरह से जो इमोशनल कनेक्ट आ रहा है अब रूस के साथ, ये भारत की जेन ज़ी भी देख रही है। और एक अगर हम पब्लिक डिप्लोमेसी के एंगल से भी देखें तो भी ये बहुत अहम बातें हैं।
तो उसको एक तरह से समअप करता है। कल जिस तरह से, जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मिले हैं, प्रोटोकॉल ब्रेक करके एयरपोर्ट पर रिसीव किया है, उसके बाद एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई कई घंटे तक कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बिल्कुल। तो ये एक शो करता है, पूरी दुनिया को पता लगा कि कितना स्पेशल रिलेशनशिप है। और ये एक स्थिति ऐसी है, कॉन्टेक्स्ट है, जब भारत पे दबाव आ रहा कि अब रूस से जो है अपने जो एक तरह से रिलेशनशिप है उनको जरा डाइल्यूट करें, तो उसका तो उल्टा जवाब आया है कि कितने घनिष्ठ संबंध है। सिंबॉलिकली भी हम अगर देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। तो मुझे लगता है एक नई नींव भारत और रूस के रिलेशनशिप में बन रही है, और कल ये जो विजिट चल रहा है ये को फाउंडेशंस को और मजबूत करेगा, और भारत और रूस के जो रिलेशनशिप है वो नई ऊंचाई निश्चित रूप से अब स्केल अप करेंगे। बिल्कुल अनेजा जी, जो ये जो भारत और रशिया की जो साझेदारी है और जो रिश्ते हैं, शायद उसका सबसे मजबूत स्तंभ ये भरोसा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जो विश्वास है। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा जी, ये जो डिफेंस सेक्टर है ये इसका मजबूत स्तंभ है, इस पर लगातार हम बात करेंगे। डिफेंस को लेकर दोनों ही देश काफी संजीदगी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करें, जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हम इस वक्त दुनिया में देख रहे हैं, उस लिहाज से भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किस तरह से देखते हैं कि भारत और रूस की जो मुलाकात है इस वक्त दुनिया की जो शक्ति संतुलन है उसको कैसे एक नया मोड़ देती हुई नजर आती है? अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर प्लीज जी, भारतवर्ष की जो रशिया के साथ संबंध है उसके दो प्रमुख पिलर हैं, और एक पिलर है डिफेंस और दूसरा पिलर है एनर्जी। तो इन दोनों ही सेक्टर में जो अभी बढ़ोतरी होने वाली है, ये अभी देखेंगे हम कैसा होता है। तो अभी जो वैश्विक समीकरण बन रहा है, तो उन्हें पता होना चाहिए, खासकर दी वेस्टर्न वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि वो हमारे ऊपर चाहे जितना भी रेस्ट्रिक्शन लगाते रहें, हमारे साथ रशिया बराबर से खड़ा है और बराबर खड़ा रहेगा। और इसलिए हम अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे। हमें जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए हम उनके साथ बनाए रखेंगे, और आपके साथ हम बुरे संबंध नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बुरा संबंध करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक सच पूछिए तो बहुत बड़ा उदाहरण है। डिफेंस का जहाँ तक मामला है, हम बहुत पुराने इनके पार्टनर रहे हैं डिफेंस में, और अब जो है चूँकि भारतवर्ष में आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार कहा है, तो अभी देखेंगे कितने आयाम हैं जिसमें कि वो हमें टेक्नोलॉजी देकर हमारे नए जो प्रयोजन है उसमें हमारा कितना साथ दे सकते हैं। तीसरी बात है, अभी अनेजा साहब ने बताया सिंदूर के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो सुदर्शन चक्र बनाना चाहते हैं भारतवर्ष के ऊपर। ये मतलब है कि S-400 और S-500 के विषय में सिर्फ 8, 10, 12 नहीं बल्कि और भी सिस्टम्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम पूरे भारतवर्ष की रक्षा कर सकें न्यूक्लियर मिसाइल से। तीसरी बात, अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया है कि SMR के विषय में भी जो स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उसकी भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हम न्यूक्लियर सबमरीन अब बनाने वाले हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं कैरी करेगा। तो उसके लिए अगर हमें SMR मिल जाए तो हमारी कुछ हमारी जो है वो बनाने की गति है वो तेज हो सकती है। हालांकि हम अपने जो अभी हमारे पास है हमारे तरीके उससे हम बनाने जा रहे हैं, बन भी रहा है, लेकिन अगर SMR हमें मिल जाए तो उसकी स्पीड हमें बढ़ाई जा सकती है। और तीसरी चीज़ ये है, स्पेस के क्षेत्र में हमें बहुत आगे बढ़ना है अभी, क्योंकि चीन बहुत आगे जा चुका है। अब अमेरिका भी घबराया हुआ है उसके स्पेस की प्रगति से, तो हमें उस क्षेत्र में अभी और काम करना पड़ेगा। जया जी बिल्कुल। अखिलेश सुमन जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, अब थोड़ा सा इस आज के पूरे दिन को समेटने का प्रयास करिए हमारे दर्शकों के लिए। कितने इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स होने वाली हैं राष्ट्रपति पुतिन की, और भारत कितना तैयार है इस खास दिन के लिए? देखिए, आज के एंगेजमेंट की बात करने के पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब वे राष्ट्रपति पुतिन से मिले और उसके बाद प्राइवेट डिनर जो था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने भागवत गीता उन्हें भेंट किया।
अब भगवत गीता का संदेश आप जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए दिया है और पूरी दुनिया के लिए दिया है कि हम अपने रास्ते पे चलेंगे, जो हमारा काम है कि हम कर्म करते जाएंगे। निश्चित तौर पे आज उसी की कड़ी में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया जाएगा। औपचारिक स्वागत समारोह होता है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और अन्य कुछ मंत्री और हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं वो सारे लोग शामिल होते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जिस समय कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब आता है हमारे यहाँ तो उसको एक भारत के एक स्वागत करने की एक झांकी मिलती है। वहाँ पे एक बयान भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बयान हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ एक बयान देते हैं जो आगंतुक हैं अतिथि, तो उनका बयान भी हम इंतजार करेंगे कि हो सकता है उनका बयान आए। उसके बाद देखिए वो जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने, 11:30 बजे के करीब उनको वहाँ जाने का प्रोग्राम है। वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहाँ से वो लौटेंगे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात का कार्यक्रम शुरू होगा। और तकरीबन जो अभी समय रखा गया है तकरीबन 2 घंटे का समय रखा गया है, लेकिन ये समय बढ़ भी सकता है। अमूमन होता क्या है कि जो समय रखा जाता है उससे आम तौर पे समय बढ़ जाता है, तो तकरीबन 1:30 बजे आशा ये की जाती है कि संयुक्त जो MOU पे हस्ताक्षर होंगे, दोनों के संयुक्त बयान होंगे मीडिया के सामने और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ एक वहीं पे भोज में शामिल होंगे और उसके बाद देखिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है विदेश मंत्रालय का 4:30 बजे, वो पूरी चीज़ों की जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले दोनों नेता एक बिजनेस समिट को भी संबोधित करने वाले हैं, वहीं पे बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे जिसमें कि बड़े पैमाने पे रसिया के भी बिजनेसमैन आए हैं और भारत के बिजनेसमैन भी उसमें शामिल रहेंगे। और जो पूरी जो स्ट्रेस है इस यात्रा का, जैसा कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी हमें बता रहे हैं, वो यात्रा का पूरा जो स्ट्रेस है वो है व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे हम रूस के साथ बढ़ा सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है एनर्जी और रक्षा में, जैसा कि हमारे जो एक्सपर्ट है बता रहे हैं, उसके अलावा और किन क्षेत्रों में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसके बारे में कहा है कि हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो भारत से क्या क्या और सामान खरीदा जा सकता है, क्या क्या जो सेवाएं ली जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को लेने की प्रक्रिया शुरू कर दे। तो एक बहुत बड़ा संकेत इसके माध्यम से आया है और बिजनेस समिट में संभवतः वो झलकेगा। उसके बाद शाम में राष्ट्रपति पुतिन का एक हो सकता है रसिया टुडे का एक लॉन्च है, औपचारिक लॉन्च, उसमें वो संभवतः भाग लेंगे। और उसके बाद शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके स्वागत में एक बैंक्वेट का आयोजन किया है, वो बैंक्वेट का आयोजन में वो शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें जाएंगे। और उसके बाद रात्रि 9 बजे उनका यहाँ से डिपार्चर है, वो प्रस्थान कर जाएंगे मॉस्को में। तो आज बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही टाइट प्रोग्राम है, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं सारगर्भित सारे चीज़ों का इस तरीके से है कि एक दिन में उन सारी चीज़ों को पूरा कर लेना है जो अमूमन कहते हैं कि उसमें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है कि वो एक समय भी गंवाते नहीं और हर पल का उपयोग करते हैं, तो आज ये देखने को मिलेगा। जी, तो 11 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक, यानी करीब 10 घंटे, अगले जो 10 घंटे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, न सिर्फ भारत और रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाते हैं। भाटिया जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस द्विपक्षीय वार्ता पर हैं जो अब से थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाली हैं, लेकिन दुनिया भर की मीडिया जो अगर हम उस पर निगाह डालें तो अलग अलग, जैसे चीन के ग्लोबल टाइम्स की जो टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि कूटनीतिक नजरिए से इस यात्रा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत ने मिलकर के पूरी दुनिया को संदेश दिया है। वहीं कुछ वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है उस पर इसका उतना सकारात्मक असर न पड़े। किस तरह से देखते हैं आप जो ये ग्लोबल रिएक्शंस आ रहा है? ये बात सच है कि ये यात्रा मात्र भारत और रूस के संबंधों के लिए नहीं है, उनका पूरा वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। और इसी बात का ये प्रतीक है कि दूसरे देशों की जो मीडिया हैं वो इस यात्रा में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। और निस्संदेह हर क्षेत्र के मीडिया संगठन अपने परिप्रेक्ष्य से इस यात्रा को देख रहे हैं। आपने स्वयं कहा
कि पश्चिम का मीडिया मेरे ख्याल से उनको रुचि है मगर थोड़ी चिंता है। उनको चिंता मुख्य रूप से यही है कि भारत और रूस इस बात को बताने का यत्न कर रहे हैं कि उन दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका भारत के साथ संबंधों में जो तनाव आ गए हैं उनको समाप्त करने की जल्दी में नहीं है, तो दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, उनका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उधर यूरोप में अगर चिंता है तो विशेष रूप से यूक्रेन के संघर्ष की चिंता है। जैसा आपने देखा, यूरोप के कुछ राजदूतों ने स्पष्ट रूप से भारत से कहा कि पुतिन साहब आपकी सुनते हैं, तो इसलिए आप उनसे दरख्वास्त करिए कि तुरंत समझौता कर लें और शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ जाएं। मगर वास्तविकता यही है कि यूरोप को अच्छी तरह से पता है कि भारत स्वयं उनके साथ अच्छे संबंध चाहता है, और जो ही ये साल, ये महीना खत्म होगा, अगले महीने में यूरोप के बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। और इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक रूस के साथ संबंध हैं, उनको साथ ही साथ में हम यूरोप के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल। अंत में जहाँ तक चीन का सवाल है, हालांकि अनेजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बरसों से चीन को देखा है। ये निस्संदेह कहा जा सकता है कि रूस और भारत की जो ये शिखर वार्ता हो रही है, उसका कुछ संदेश चीन की तरफ भी जाता है। मुख्य रूप से मेरी दृष्टिकोण से वो यही है कि भारत और रूस दोनों के पास कुछ और विकल्प हैं, और इसलिए आवश्यक है कि अपने तरीके से भारत, रूस और चीन तीनों देश मिलकर जो उनकी समानताएं हैं, जो उनके समान हित हैं, उनको आगे बढ़ाने का यत्न करें, ताकि जो दुनिया की जो एक जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स बनती चली जा रही है, जिसमें एक विशेष देश का बड़ी अहम भूमिका रही है कुछ महीनों से, उसको अच्छी तरह से जूझा जा सके। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि वास्तव में ये एक, अंग्रेजी में कहा जाए तो ये यात्रा एक जियोपॉलिटिकल मोमेंट है। इसकी रुचि मात्र दिल्ली में नहीं है, देश की, दुनिया की मुख्य राजधानियों में है, और काफी समय लगेगा विदेशी मामलों के विशेषज्ञों को इसके महत्व को पूरी तरह से इसको आपके सामने रखने का बाद में। बिल्कुल, तो ये तो मानना पड़ेगा कि इस वक्त दोनों देशों के पास विकल्प बहुत हैं, और किस तरह से इन विकल्पों को और भी बड़े अवसरों में बदलते नजर आ रहे हैं दोनों देश, ये देखने वाली बात है। आप तीनों ही खास मेहमान और हमारे संवाददाता से दरख्वास्त है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं भारत रूस वैश्विक राजनीति में सशक्त भागीदारी। किस तरह से भारत एक ग्लोबल बैलेंसर के रूप में, एक शक्ति संतुलन के रूप में यहाँ पर उभरता नजर आ रहा है, और भारत और रूस के रिश्तों को और प्रगाढ़ता मिल रही है, इसी पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनेजा जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। तमाम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरह का डेलीगेशन साथ में आया है रूसी राष्ट्रपति के साथ, यानी कि साफ तौर पर जो आर्थिक इसका जो पहलू है वो बेहद मजबूत है। ऊर्जा, व्यापार और कच्चे तेल ने भारत रूस रिश्तों को नई मजबूती दी है। कम दाम पर कच्चे तेल की बात करें या फिर रिकॉर्ड हाई बायलैटरल ट्रेड की बात करें, और अब करीबन $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट। किस तरह से आप देखते हैं कि भारत रूस आर्थिक रिश्ते आने वाले दशक में जो ये वैश्विक आर्थिक नक्शे को भी बदलेंगे, और जिस तरह से ऊर्जा सुरक्षा का एक सबसे स्थायी और एक भरोसेमंद विकल्प यहाँ पर रूस भारत को दे सकता है, जिस विकल्पों की लगातार चर्चा हो रही है?
जया जी, ये जो डेलीगेशन आया है इसका एक खास जो महत्व ये है कि ये जो भारत और रूस के बीच में जो रिश्ता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, कि कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे रक्षा की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की आपने बात की है, वो बहुत ही बड़ा एक एलिमेंट है रिलेशनशिप का, स्टेबल एनर्जी सिक्योरिटी की जिससे बात करें। फिर बात एक और है, वो है कि कनेक्टिविटी। एक तरह से भारत और रूस के बीच में एक तो हमारा है नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो रूस को जोड़ता है भारत से वाया ईरान, सी कम लैंड कॉरिडोर है, 7,300 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रैटेजिक एलिमेंट है, इस पे एक तरह से फोकस रहेगा। दूसरा जो एक और रूट जो नज़र आ रहा है वो है आर्कटिक रूट। जैसे हमने बात की है कि चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर एक तैयार हो चुका है, उसको मुझे लगता है और तीव्रता होगी, क्योंकि अगर हमको अपनी ट्रेड $100 बिलियन के होगी तो हमें एक नए रास्ते उसके लिए चाहिए होंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उसमें आ जाएगा, उसमें व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई कॉरिडोर आ जाएगा, और उसके साथ जुड़ता है आर्कटिक रूट। एक तरह से रशिया से आगे जाके हम अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ जा सकते हैं, यूरोप की तरफ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़े स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स हैं, ये आ रहे हैं। फिर बात हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो एक बहुत एलिमेंट है। जैसे शेखर जी ने कहा है कि ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक तो रक्षा संबंधों को वो मजबूती देंगे, और दूसरा जो है जैसे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या होता है कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रिड में जो है पावर फॉल करती है कई बार। उसको स्टेबलाइज करने के लिए अगर हम जोड़ दें स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ग्रिड को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो एनर्जी की जो बात है वो एक पहलू नहीं है एनर्जी का, उसमें दोनों एलिमेंट जुड़ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल एनर्जी हाइड्रोकार्बन एनर्जी है वो भी है, और रिन्यूएबल एनर्जी भी साथ में जा रही है। मुझे लगता है एक और बात ज़रूरी है, वो है जो रेयर अर्थ्स की बात है। ये भी एक नया एलिमेंट है, क्योंकि रूस में रेयर अर्थ्स के भंडार हैं, और जब हम ये जो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में जो बदलाव आ रहा है, एक तरह से ईवी की बात करते हैं, तो उसके लिए और भी टेलीफोन्स की बात करते हैं, सेलफोन्स की बात करते हैं, रेयर अर्थ्स हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। वो भी एक एलिमेंट रूस और भारत के बीच में एक आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि उसका जो एक तो हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको मजबूती मिलेगी, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी, और एक तरह से नई सप्लाई चेन्स की जो बात करते हैं उसमें ऑटोनॉमी मिलेगी। तो उसका अगर हम पूरा सार देखें तो जो बात हम कर रहे थे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, वो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ती है रूस के साथ संबंध करने के लिए। और जो पहले हम बात कर रहे थे कि इंडो पैसिफिक की, वो इंडो पैसिफिक रहेगा अपनी जगह की, क्योंकि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन साथ में यूरेशिया के साथ जुड़ना, इंडो पैसिफिक एक तरफ, उसके साथ साथ यूरेशिया, ये दोनों भारत के साथ जुड़ रहे हैं। तो उसके कारण भारत के लिए अगर हम देखें तो हमारी जो बुनियाद है, आर्थिक बुनियाद है या स्ट्रैटेजिक बुनियाद है, उसको बहुत बल बनेगा। उसके लिए ये रिलेशनशिप और ये विजिट खासकर, इसका जो टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट इससे हमने बात की है, तो बहुत ही एक तरह से सिर्फ बायलैटरल विजिट देखना इसको ठीक नहीं होगा। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि ये इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की राइज में, उसमें एक तरह से एक रीढ़ की हड्डी का ये काम करेगा। जी भाटिया जी, राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनका एक तरह से कहें तो बहुत ही सशक्त मंत्रिमंडल भी आया हुआ है, और बिजनेस डेलीगेशन एक बहुत ही बड़ी संख्या में आज बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेने जा रहा है। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जो एक साक्षात्कार पुतिन साहब ने दिया एक प्राइवेट मीडिया को, उन्होंने कहा कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो अपने दोस्ती को और हम मजबूत करने के लिए वो भारत आ रहे हैं, वो किसी के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। और रशियन गीता, जैसा कि हमारे संवाददाता जी ने बताया कि रशियन गीता कल भेंट की गई है, और बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है। इस तरह से ये जो दोनों देश हैं वो कौन से बड़े संदेश आज शाम तक 8-9 घंटे के बाद पूरी दुनिया को देते हुए नजर आएंगे? आपसे ये चलते चलते ये आपसे हम समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि दोनों देश, दोनों नेता बहुत स्पष्ट रूप से इस संदेश को दुनिया को दे रहे हैं कि आज दुनिया
मल्टीपोलर हो चुकी है, यानी कि 6, 7 या 10 पावर सेंटर दुनिया में हैं। एक सेंटर या 2 सेंटर से इस दुनिया का काम नहीं चल सकता है, और तभी इस दुनिया का भला हो सकता है, विश्व शांति का, विश्व विकास की बात हो सकती है, जब ये सारे के सारे 8-10 जो पावर सेंटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग से, शांति से मिलजुल कर आगे बढ़े। पावर सेंटर क्या है? निस्संदेह वॉशिंगटन, यूरोप की कुछ राजधानियां, मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली, जापान, ग्लोबल साउथ, यही जो मुख्य शक्तियां हैं वो यदि आपस में संघर्ष करेंगी, यदि आपस में युद्ध करेंगी तो दुनिया का नुकसान होगा, और यदि वो मित्रता और सहयोग के साथ बढ़ेंगी, जैसा भारत और रूस एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा काम आगे बढ़ सकता है। वास्तविकता यही है, ये सबसे मौलिक संदेश है मोदी जी का और पुतिन साहब का, कि आज वो समय आ गया है कि निस्संदेह हमारे बिल्कुल। और साथ साथ हम भाटिया जी बीच इस में वक्त ये भी दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो अब तक की मुलाकातें रही हैं, बेहद ऐतिहासिक मुलाकातें रही हैं बीते 11 वर्षों में, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पर। तो दिसंबर 2014 में पहली जो यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त ये तय किया गया था कि साल 2025 तक, यानी जो साल चल रहा है, उसमें हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाते हुए जो ट्रेड है उसको लेकर के जाएंगे $30 बिलियन तक। लेकिन आज अगर आप आंकड़े देखें तो ये $70 बिलियन के आसपास, यानी 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 11 वर्षों में हो चुकी है। उफा जुलाई 2015 में इसकी मीटिंग, अक्टूबर 2016 में गोवा में दोनों ही शीर्ष नेता एक बार फिर मिले इस संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। अक्टूबर 2018 में एक बार फिर से देखें आप, नई दिल्ली में मुलाकात हुई दोनों नेता। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से वो लगातार हर बार जब मिलते हैं गले लगा करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं और पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती का संदेश देते हैं। माफ कीजिएगा। व्लादिवोस्तोक रूस में सितंबर 2019 की उस मुलाकात को कौन भूल सकता है अभी। और अक्टूबर 2024 में कजान में एक बार फिर से दोनों ही नेता मिले, और कई सारे फोरम होते हैं जिन पर भारत और रूस लगातार बातचीत करते आए हैं। ब्रिक्स, जैसा कि आपको पता है कि 2026 में भारत एक बार फिर से मेजबानी करने जा रहा है ब्रिक्स की, तो उस वक्त भी दोनों नेता अगले वर्ष भी एनुअल समिट के अलावा ब्रिक्स के वार्ता में भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें हैं ना सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को दर्शाती हैं, बल्कि इस वक्त वैश्विक परिदृश्य जो बदल रहा है उसमें भी दुनिया के कई देशों को एक संदेश देती हुई नजर आती है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बात करना चाहेंगे सिन्हा साहब, जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है रक्षा संबंधों को और भी बेहतर देने की, किस तरह से आप देखते हैं आज जब काफ़ी आज प्रेस स्टेटमेंट्स भी होंगे, दोनों द्विपक्षीय दोनों के बीच बातचीत होगी, जो डेलीगेशन आया वो भी मिलता नजर आएगा, और जो दोनों देश के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई कल जिसमें काफ़ी कुछ निकल कर आया, उस लिहाज से किस तरह से देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो रक्षा संबंध है, जो आदान प्रदान है, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो उस लिहाज से रूस की तरफ से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसको लेकर भी अब काफी सकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। अभी देखिए, जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा गया, सुदर्शन चक्र को लेकर हमारे ख्याल से S-400 और S-500 की और भी बैटरियां मेरे ख्याल से नेगोशिएट की जाएंगी। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंदूर के अंदर हमने देखा कि S-400 ने क्या कमाल का काम दिखाया। दूसरी बड़ी चीज़ ये हो सकती है, जैसे कामोव हेलीकॉप्टर का भारतवर्ष के अंदर निर्माण जो होने जा रहा है, उसकी अग्रीमेंट को थोड़ा सा पुश दिया जाए, और हो सकता है कि उसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र हो सके HAL को, जिसका कि ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तीसरी चीज़ है कि देखिए, 2 दिन पहले ही भारत और रूस के बीच में वो जो बाइलैटरल समझौता हुआ है, जिसमें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं और सप्लाई चेन वाली बात है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट में अब रूस के सैनिकों को, उनके जहाज़ों को, उनके हवाई जहाज़ को भारतवर्ष के अंदर आकर किसी एक्सरसाइज में सम्मिलित होने का एक आसान तरीका हो जाएगा। और उसी तरह से भारतवर्ष की भी जो सेना है एक्सरसाइज के लिए वहाँ जा सकेंगी, उनकी भूमि से ऑपरेट कर सकेंगी, हमारे हवाई जहाज़ स्क्वाड्रन्स वहाँ पे जाके ऑपरेट कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा समझौता है, जो कि हमारे अभी तक और सिर्फ ये हमारे 4 जो देश हैं उनके साथ ही एक ऐसा समझौता था। अगली बात मेरे ख्याल से जो होने वाली है
वो हमने अभी जैसे थोड़ी देर पहले उसके बाद चर्चा हो रही थी कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, अब वो उनको देखना है कि कितने सारे स्टार्टअप हैं जिनको वो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष का जो भविष्य है वो स्टार्टअप के साथ जुड़ा हुआ है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। तो मैं कहूँगा कि वो देखेंगे इस चीज़ को कि कौन कौन से स्टार्टअप को वो सपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उनको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने का एक साधन दे सकते हैं। चौथी बात है, अभी देखिए उन्होंने Su-57 को उन्होंने ऑफर किया है एयरफोर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए ये जो जनरेशन 5 एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं, उसमें हो सकता है 1-2 स्क्वाड्रन की बातचीत चले। हालांकि उन्होंने ऑफर किया है कि उसको यहाँ पे बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद भारतवर्ष अमेरिका की रक्षा करने के लिए फिलहाल 2 स्क्वाड्रन 3 स्क्वाड्रन Su-57 लेकर एयरफोर्स की अभी जो कमी है उसको दूर करें। अखिलेश जी, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, जब ये वार्षिक सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, शिखर वार्ता करने जा रहे हैं, तो क्या इसमें केवल द्विपक्षीय मुद्दे ही चर्चा के लिए लाए जाएंगे या फिर वैश्विक मुद्दे, मिसाल के तौर पर जो युद्ध चल रहे हैं या फिर अस्थिरता चल रही है या टैरिफ का जैसे मुद्दा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, वैसे मुद्दों पर भी, वैश्विक मुद्दों पर भी जो वार्ता है वो एजेंडा में शामिल रहेगी या केवल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, हम अलग अलग सेक्टर्स में हम कैसे कैसे सहयोग करने जा रहे हैं उस पर अंतिम बातचीत करेंगे? देखिए, भारत और रूस के बीच में जो पार्टनरशिप है वो स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप है और एक बहुत ही उम्दा किस्म की अंडरस्टैंडिंग जब होती है तभी इस तरीके का नामकरण दिया जाता है। एक बार रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने एक बार कहा था, वो यहाँ पे दिल्ली में ORS के एनुअल फंक्शन में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सोच समझ के हमने इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को इस तरीके से स्पेशल एंड प्रिविलेज बनाया है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें आपसी मुद्दे तो महत्वपूर्ण होते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन वो यह मानकर भी चलते हैं कि हमारी जो सहभागिता है वो हमारी सहभागिता विश्व में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं उन पर भी विचार करना, और उसके अलावा किस तरीके से हम विश्व में चल रहे हैं उन घटनाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं मिलकर अपनी एक राय बनाकर। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब आज राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे तो उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी वो बात रशिया यूक्रेन संघर्ष की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले इस बात को कहा था, उन्हें दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं उनसे कहा था कि महोदय यह युद्ध का समय नहीं है। तो इस तरह की बात पर दुनिया में काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई थी, यूरोप से लेकर अमेरिका का, तो सारे लोग इस बात से प्रसन्न हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि युद्ध का समय नहीं और डायलॉग और डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए अपने आपसी मुद्दों को हल करने के लिए। तो निश्चित तौर पे आज जब राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो वे बात करेंगे इस मसले पर कि किस तरीके से उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है उसका एक फर्स्ट हैंड वो एक ब्रीफिंग करेंगे जो हमें बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा भी, और उसके अलावा रूस के जो यहाँ का दूतावास है उस दूतावास के द्वारा भी अनौपचारिक तौर पर ये बताया गया है। दूसरी बात यह भी है कि देखिए, इजराइल और गाजा में जो संघर्ष चला और आज जो एक संघर्ष विराम की स्थिति है, लेकिन गाजा में एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन होना है, वहाँ के सुरक्षा की बात करनी है जिसमें कि यूएन के इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इन सारे मसलों पे किस तरीके से भारत और रूस वहाँ हस्तक्षेप करेंगे, किस तरह से यूएन वहाँ प्रभावी हो, न कि कोई एक देश प्रभावी हो, तो इस मसले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बात होगी, क्योंकि दोनों इस बात को मानते हैं कि ये जो मामला है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इसका असली हल तभी निकलेगा जब पैलेस्टाइन को एक स्टेट का, मतलब एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। रूस भी ये मानता है, भारत भी ये मानता है। तो आज बहुत ही क्रूशियल समय है कि जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं तो इस पर भी एक राय बनाएंगे और इस पर भी आगे किस तरह की कार्रवाई उन्हें करनी है, तो इस पर भी राय वैश्विक मुद्दों पर भी क्या दो देश, बात मैं आपको बता जी जी बिल्कुल, वैश्विक मुद्दों पे किस तरह से ये दोनों शीर्ष नेता सोचते हैं, क्या कुछ विजन है, इसको भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर भी चर्चा होगी। और इस वक्त हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजनायक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त लगातार हम भारत रूस के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं, आज का दिन बेहद निर्णायक है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी हमारे संवाददाता कर रहे थे, विभिन्न वैश्विक मुद्दों का, जहां पर कई लंबे
विवादों पर अभी तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। लगातार हर वार्ता जो है वो उतने अपने निर्णायक अंजाम पर नहीं पहुंच रही। इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 साल बाद वो आ रहे हैं, क्योंकि एनुअल विजिट का हमारा जो समझौता है वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो जस्ट 2000 साल मतलब 25 साल हो गए हमारे ये स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज रिलेशनशिप। और अभी जो दुनिया में जो चल रहा है, विश्व में जो समस्याएं हैं, उसका तो हमेशा इस तरह के शिखर सम्मेलन में उसकी चर्चा होती है, व्यूज एक्सचेंज होते हैं कि हम ये सोचते हैं। पर इसमें तो मुझे लगता है जो 1-to-1 था, जो लास्ट नाइट हुआ था, जो डिनर था, उसमें शायद जो खास बातें उसी में हो गई होगी, क्योंकि ये जो उन्होंने शायद उनको बता दिया होगा पुतिन साहब ने कि देखिए यूक्रेन का जो पीस प्लान हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या ढांचा है, हम क्या चाहते हैं, यूक्रेन क्यों नहीं मान रहा है, इस तरह की बातें जरूर हुई होगी। और मैं समझता हूं जो बायलैटरल स्तर पे बातें हुई होगी कि जो हमारी जो डील्स हैं, जो हमें चाहिए उनसे, जो टेक्नोलॉजी या डिफेंस आइटम्स, उस पर जरूर हुआ होगा। और हमने जरूर ये प्रेस किया होगा कि भाई प्रेशर डाला होगा जरूर कि हमें जो S-400 के जो मिले नहीं है अभी तक, उनको आप जल्दी दीजिए, क्योंकि ये अब हमारी जो सेनाएं हैं वो इसको चाहती हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया है ऑप सिंदूर में, उसका उनको तजुर्बा हो गया है कि ये बहुत ही अच्छा एक मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें हुएंगी। और फिर आगे क्या करना है, कई चीजें हैं हमारी जो मेन्यू में, कई चीजें हैं जो हम उनसे चाहते हैं। रशिया की दिक्कत यह है कि अभी वो जिस तरह के युद्ध में फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो नेचुरली उनकी जो प्रोडक्शन वगैरह है डाइवर्शन हो रहा है कि वो उनको अपने यहाँ देना पड़ रहा है, अपने सेना को देना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या है। तो इसीलिए अगर यूक्रेन का युद्ध जो है वो अगर जल्दी खत्म हो जाए तो सबको फायदा है, सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ रशिया को नहीं, पूरे दुनिया को फायदा है। यूक्रेन भी एक बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का और अपने जो फर्टिलाइजर वगैरह का, तो सबको चाहिए और सब दुनिया लेती है, या रशिया से भी हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जो जो समस्या है जो युद्ध की वजह से जो है वो खत्म हो जाएगी, तो हम लोगों की प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ वगैरह सब बढ़ना शुरू कर देगा। फिर दोबारा हमारा ट्रेड बढ़ेगा। रशिया के साथ तो हमें ट्रेड बढ़ाना ही पड़ेगा। हम सिर्फ $5 बिलियन का ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें। ये तो हम तो बांग्लादेश को 12 बिलियन करते हैं। ये सोच लीजिए कितना बड़ा वो देश है और हमसे सिर्फ 5 बिलियन लेता है, और हम उनसे कोई 60-65 बिलियन तेल खरीदते हैं और बाकी चीजें जो लेते हैं। बिल्कुल, उस डेफिसिट को कम करना होगा। ये डिफेंस के फिगर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग होता है, इसको मर्चेंडाइज एंड कमोडिटी। तो मुझे लगता है कि ये जो पिलर है, इकोनॉमिक पिलर, इसको हमें बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा जी, क्योंकि इस तरह का जो बैलेंस हम चाह रहे हैं और हो भी रहा है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बिजनेस डेलीगेशन भी आई है, उनसे बातचीत हो रही है। कई चीजें जो हैं जो अब अमेरिका के बाजार में जो अब हम बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, ट्रम्प साहब ने अपनी तिकड़म लगा दी है वहां 50% वाली, तो अब वो हम बेच सकते हैं रशिया को। उनका भी मार्केट है, क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो भी तो खरीदते हैं ये चीजें जो हम यूएसए में बेचते हैं। जैसे श्रिम्प है, फिशरीज है, खाने की चीजें बहुत है जो वो चाहते हैं। उनके पास उतना वो नहीं है, पर वो भी नेचुरली बाकी कॉम्पिटिटर तो होंगे जो सेम चीजें जो बनाते हैं, तो हमें कंपटीशन तो करना पड़ेगा। पर एक और मजबूरी जो है, जो हमारे बीच में है, वो है कि ये जो हमारा ट्रेड हो रहा है, ऑयल का ट्रेड, ये किसी थर्ड करेंसीज में हो रहा है, या फिर अगर रूबल में करना है तो फिर तो हम उसी 60 के दशक तक चले जाएंगे जहां पे रूबल ट्रेड होता था रशिया और इंडिया का, और ये रूबल जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे हमारी तरफ और उनकी तरफ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये ट्रेड होगा उसका क्या करेंगे? या तो सामान खरीदिए, या फिर इन्वेस्ट करिए, या फिर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो रुपया जो है तो कहीं और निवेश नहीं हो सकता है।
वो इंडिया में निवेश करना पड़ेगा। ये पहले भी हमने देखा है, जैसे हम लोग फूड एड मिलता था अमेरिका से PL 480, आप लोग तो तब you were not even born then. So the question is that those days the US accumulated a lot of rupees, because हम उन्हें रुपए में देते थे फूड एड, जब हमको खाने की जरूरत थी, ग्रेन्स की, पर्टिकुलरली बीट। तो फिर उस पैसे से फिर यूएसए को बोला गया कि आप इसको इंडिया में इस्तेमाल कर लीजिए, किसी चीज हमसे पूछ के करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं किसी चीज में तो ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो वो एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ इस चीज में, इस प्रोजेक्ट में, या फिर स्कॉलरशिप में वगैरह वगैरह, ये सब। तो इस तरह से होता है। तो अभी एक दौरा आ रहा है कि जहां पे मुझे लगता है इस तरह की चीजें हमें फिर से सोचनी पड़ेगी कि ये जो कैसे मैनेज किया जाए, ये जो ट्रेड है, रुपी, रूबल वगैरह जो भी है, या फिर थर्ड करेंसीज में है, दिरहम में कर लीजिए या किसी और करेंसी में कर लीजिए, जहाँ पे दोनों देशों को उस करेंसी से फायदा होता है। मतलब डॉलर से तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो ये समस्याएं हैं जो अभी हमें सॉल्व करनी है, और मेरे ख्याल में ये सॉल्व करेंगे, और बातचीत चल रही है, और बिजनेस के लोग भी आए हुए हैं, वो शायद काफी ऑर्डर भी प्लेस करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर आइटम्स है इंडिया से जा सकते हैं। इंडिया तो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, गाड़ी एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो रशियन मार्केट में गाड़ी भी जा सकती है। अखिलेश जी, जिस तरह से हम लगातार इस बात की चर्चा करें कि डिफेंस और एनर्जी, ये दो बड़े पिलर भारत और रूस के संबंधों के बीच में रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब हम नए पिलर्स और भी बना सकते हैं? आज की जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही हो, आपके हिसाब से वो कौन से नए पिलर्स होंगे जो दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने नजर आएंगे? हमें पता चल रहा है अभी कि जो शिपिंग के क्षेत्र में हम भारी सहयोग कर सकते हैं अभी, और जैसा कि अभी कुछ देर पहले एडमिरल सिन्हा बता रहे थे शिपिंग के मामले में, आर्कटिक के मामले में, तो आर्कटिक में शिप बिल्डिंग करने की बात है। आर्कटिक में हमारे भी शिप रहे और उसके लिए जो शिप हो सकते हैं वो शिप में सहयोग करने की बात है। तो दोनों मिलकर आर्कटिक के लिए शिप बिल्डिंग करेंगे, इस बात की भी संभावना है। इस पर कोई MOU साइन हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्कटिक में भारत की भी काफ़ी रुचि है, भले ही भारत भौगोलिक तौर पे नहीं जुड़ा हुआ हो, लेकिन आर्कटिक में भारत और रूस पहले से भी सहयोग कर रहे हैं, तो उसे लेकर। अखिलेश जी, आपको रोकना चाहेंगे और अब अपने दर्शकों को सीधे ले चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है।
वायुसेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर।
राष्ट्रपति भवन से हम सीसी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन का सेरेमोनियल रिसेप्शन हो रहा था। बेहद भव्य तस्वीरें, यहां पर भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति पुतिन का और राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान। यकीनन ये तस्वीरें भारत रूस संबंधों की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक यहां पर प्रदर्शित करती हुई नजर आती हैं। तो आज का दिन काफ़ी निर्णायक है, बेहद खास है। इसके बाद वो महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे और साथ में भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता है उस पर भी हमारी नज़र रहेंगी। प्रेस स्टेटमेंट्स पर भी सबका ध्यान यहाँ पर रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। जारी रहेगी ये बेहद खास चर्चा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हमने ढाई में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत रूस वैश्विक राजनीति में सशक्त भागीदारी। और अब से थोड़ी देर पहले औपचारिक स्वागत किया गया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में, भारत के राष्ट्रपति भवन में, जहां पर दोनों ही देशों के राष्ट्रगान बजाए गए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति पुतिन को। दोनों ही देशों के जो प्रमुख आज राजनयिक टीम जो आज वार्ता में शामिल होने वाली है, एक दूसरे से उनका परिचय कराया गया। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सभी 7 मंत्रियों का परिचय भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का कराया और उसके बाद वो रवाना हुए। थोड़ी देर बाद दोनों ही नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, होंगे राजघाट में, जहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा भारत रूस शिखर वार्ता का हैदराबाद हाउस में, और वहां से भी जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या मायने हैं इन तस्वीरों के जो अभी से थोड़ी देर पहले हमने देखी, जब औपचारिक स्वागत किया गया? आज के दिन का पहला बड़ा कार्यक्रम फिलहाल अब समाप्त हो गया है और अब राजघाट की तरफ दोनों ही नेता बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं आज बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है, और किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है किस नेता का, किस नेता के साथ और किस समय पे, ये बहुत ही बताता है कि आगे आने वाले समय में जो बैठकें होंगी उन बैठकों में क्या रुख रहेगा। तो निश्चित तौर पे हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से परिचय कराया, और उसके बाद किस अनौपचारिक तरीके से उन्होंने कहा कि आप पोडियम पे जाइए, अब आपका स्वागत होगा। जो जैसे दो दोस्त मिलते हैं जो बताते हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो उस तरीके से एक होस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को उस तरफ भेजा जहां पे उनका एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। और गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद फिर दोनों ने काफ़ी सद्भाव के साथ विदा किया राष्ट्रपति पुतिन को, जो वहां से निकलने वाले थे। वहां से निकलकर वो जाएंगे महात्मा गांधी के स्मारक पे राजघाट और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक काफ़ी ऐसा क्षण होता है जबकि आप देखते हैं कि दो शीर्ष नेता, दो दुनिया के दो बड़े शीर्ष नेता, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, और रूस जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कह सकते हैं कि सबसे
पुरानी ताकतों में से एक है, जो कि यूएनओ के फाउंडेशन के समय से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सदस्य रहा है, अस्थायी सदस्य रहा है, और उसका भी एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जहाँ की सोवियत क्रांति हुई, उसके बाद फिर लोकतांत्रिक परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के परिवर्तनों से गुजरता हुआ रूस के राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी सारी विरासतों को आत्मसात करते हैं और आज जहाँ पे हैं, तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की आज़ादी और उसके बाद का जो बदलाव आया भारत में राजनीति में, उसके बाद विकास हुए, तो इन सारी चीज़ों को समेटे हुए दोनों नेता जब आपस में मिल रहे थे तो निश्चित तौर पे लग रहा था कि दो कद्दावर लोग, दुनिया के दो कद्दावर आपस में मिल रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जब 11:30 बजे खत्म होना था इस कार्यक्रम को, तकरीबन 11:29 पे खत्म हो गया, और उसके बाद वो राजघाट गए हैं। राजघाट से जब लौटेंगे और जब हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात होगी, तो मुझे लगता है कि ये जो मुनहमी दिखी थी, वो मुनहमी फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी दिखेगी, और जो मसले हैं, आपसी मसले, उन मसलों का समाधान निकालेंगे, एक मत होंगे और आगे के भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ शेखर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। सिन्हा जी, यहाँ पर बात हो रही है वही एक बार फिर जो भरोसे की, जो साझेदारी की, और लगातार डिफेंस सेक्टर, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, और आपसे इसी पे पूछेंगे कि 22वीं आईजीसी बैठक में जिस तरह से एक विशिष्ट टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात हुई है, उस लिहाज से कैसे दिखते हैं? यहाँ पर हम 2030 भारत रूस विजन की बात कर रहे हैं, कैसे, और S-400 ब्रह्मोस और ये जो संयुक्त उत्पादन की बात हो रही है, मेड इन इंडिया फैक्टर भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे इन क्षेत्रों में हम जो नेक्स्ट फेज डिफेंस का रोड मैप है उसको वो भी सामने आ सकता है, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं? जी हाँ, कल रात को जो राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत हुई है एक टीवी चैनल के साथ, तो उसमें उन्होंने इस चीज का एक थोड़ा सा हिंट दिया है। बिल्कुल, उसमें भी इस बात को प्रमुखता से उठाया गया। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की बात हुई। रूस जो है वो साइबर के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा हुआ है। जैसे कि अमेरिका बार बार ये शिकायत करता है कि रूसी हैकर्स ने उनके सिस्टम को डाउन कर दिया। तो मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जरूर वार्तालाप होगी, उसके अंदर क्या एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। और ये अभी जो आजकल वो सेमीकंडक्टर्स की बात चल रही है, उसके विषय में भी बातचीत होनी है, क्योंकि इन सब का जो है एक सीधा प्रभाव पड़ेगा रक्षा क्षेत्र में। उससे भी और एक बड़ी बात, जैसे शुरू में हमने कहा था, वो स्पेस सेक्टर में, क्योंकि स्पेस सेक्टर में चीन बहुत आगे बढ़ चुका है और रूस उसमें आजकल थोड़ा कम रुचि ले रहा है, लेकिन वो स्पेस में एक ज़माना था जबकि वो अमेरिका से भी काफ़ी आगे चल रहे थे। तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है और वो समय आ गया है कि दोनों देश एक साथ अनुसंधान के क्षेत्र में और एक साथ लॉन्च करने के क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में एक अपना प्रगति दिखाएं। तीसरी चौथी बात, हालांकि रक्षा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो हमारा कुडाकुलम जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, तो उसमें और भी यूनिट लगाने की बातचीत चल रही है, तो शायद उसका भी कुछ समझौता हो जाए इसके अंदर। और देखिए, जहाँ तक 400 का प्रश्न है, उसको बनाने की क्षमता भारतवर्ष में, और उसके बाद उसके आगे जो बनेंगे S-500 उसके बनाने की क्षमता, इन चीज़ों को लेकर ब्रह्मोस के विषय में भी बात होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस का रेंज अब एक्सटेंड हो गया है और उसके अंदर अगर हमें कोई और एक नया इंजन लगाना हो जिससे कि हम उसे बिल्कुल ही एक क्रूज मिसाइल के तौर पर, लो लेवल क्रूज मिसाइल के तौर पर उसको अगर बदल सकते हैं, तो वो भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा होगा। और दोनों एक साथ अनुसंधान करें और एक साथ भारतवर्ष में ही बनाएं, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट करने की भी जो फैसिलिटी है वो एग्रीमेंट हो जाए, जैसे कि ब्रह्मोस के ऊपर हुआ है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं भी, जैसे पिछली बार हमने फिलीपींस को दिया है, शायद और भी किसी देशों के साथ बातचीत चल रही है। तो अनुसंधान और स्टार्टअप में जो बहुत सारे हमारे सेना के पैसे लगे हुए हैं, जिनमें अनुसंधान हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, रॉकेटरी है, नए ईंधनों का आविष्कार है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारे ख्याल से कुछ वार्तालाप अवश्य होगी। और प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी जो कि प्रमुख हैं MERI सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, और पिनाक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिनाक सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि 25 वर्ष हो चुके हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के, 2000 से लेकर के 2025 वर्षों का समय काफ़ी एक बड़ा समय होता है। इस लिहाज से ये दोनों देश और भी
प्रैक्टिकली और ज़्यादा करीब आए और पूरी दुनिया को दिखे कि भारत और रूस वाकई करीब हैं। क्योंकि ठीक है, हम इसके इर्द गिर्द चाहे जितनी चर्चा कर लें, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें वाकई हमें काम करना होगा भारत और रूस को एक साथ मिल करके, जिससे कि ये जो दोनों देश हैं और ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दें, जितने भी क्षेत्र हम आज खोलने के लिए जा रहे हैं अपने एनर्जी और डिफेंस के साथ साथ। देखिए, ये क्षेत्रों की बात तो हो चुकी है, सबने बात की है इसके बारे में। डिफेंस है, इकोनॉमिक है, और मैंने भी बोला है कि जो ट्रेड का जो बैलेंस है, इम्बैलेंस है, इसको देखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पे कोऑपरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों बड़े देश हैं, बड़ी जीडीपी है दोनों में। तो मुझे लगता है कि अभी हमें बैठ के ये चर्चा करनी पड़ेगी और इसका प्लानिंग करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्षेत्र में करेंगे। डिफेंस का तो खैर एक यूनिक क्षेत्र है जो एडमिरल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, और डिफेंस हमें जरूरत भी है क्योंकि हम इतने सालों से सोवियत जमाने से अब रशियन इक्विपमेंट यूज करते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है डिफेंस रिलेशनशिप का, वो आज से नहीं है, वो 2000 साल से नहीं है, वो तो 60s से है, जब से हमने रशिया से सामान, मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह लेना शुरू किया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि तब एक बाइपोलर वर्ल्ड था, हम नॉन अलाइंड थे, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हमें नहीं देना चाहती थी इस तरह की चीजें, वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। तो ये था, उस तरह का माहौल ऐसा था। आज डिफरेंट है क्योंकि आज दुनिया बदल गई है, वी हैव अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एरा। तो अब इस एरा में जो हमें रशिया के साथ जो काम करना है, आगे बढ़ाना है, एक चीज तो मतलब क्वाइट क्लियर है कि रशिया भी उतना ही इंटरेस्ट अब दिखा रहा है, क्योंकि देखिए दोनों को तकलीफ हो रही है। हमें अमेरिका से तकलीफ हो रही है, रशिया को भी तकलीफ हो रही है, और यूक्रेन में वो फंसे हुए हैं, वो निकलना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पीस प्लान जो है, मेरे ख्याल में अब तो मुझे लगता है भारत और रशिया को ये पीस प्लान जो है, जो भी मिस्टर ट्रंप ने जो प्रपोज कर रखा है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मॉस्को में बात कर चुके हैं आने से पहले ही प्रेसिडेंट पुतिन, तो उसको अगर बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब ये अगर युद्ध बंद होता है तो सबको फायदा। बिल्कुल। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, युद्ध को लेकर और शांति पर लगातार बात हो रही है। अगर आज के कार्यक्रमों की बात करें तो भारत मंडपम में जो इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पर भी है और उस पर भी नजर है सबकी। क्या लगता है, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें या ट्रेड सेटलमेंट की बात करें, क्या कुछ ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो एक संभावना इस बात की है कि हम एक ऐसे पीरियड के लिए, जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा के सहयोग के लिए हमने एग्रीमेंट एक साइन किया था और उसके बाद लगातार। बिल्कुल अखिलेश, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करते हैं राजघाट का, जहां प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने।
वजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सकळ लोक सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे समदृष्टीने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे राम नाम शू ताली लागे सकल तीरथ तेरा तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वनलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुळ एको तेरे तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम
तो हम देख रहे तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और यकीनन ये सिर्फ एक केवल प्रोटोकॉल नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत रूस दोस्ती की जो मूल्य आधारित कूटनीति है उसका भी संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महात्मा गांधी के विचारों को आज भी प्रासंगिक बनाए रखते हैं और हमने देखा तस्वीरों में कि इस मौके पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और राज्यघाट समिति के सचिव डॉक्टर रजनीश कुमार भी मौजूद थे और प्रेसिडेंट पुतिन ने वहां पर अपना संदेश भी लिखा श्रद्धांजलि देने के बाद। बिल्कुल, उन्होंने हस्ताक्षर किए वहां पर जो स्मृति पुस्तिका रखी गई थी और स्पष्ट तौर पर भारत और रूस का जो संबंध है उसमें गांधी का दर्शन और गांधी किस प्रकार से लियो टॉल्स्टॉय के दर्शन से प्रभावित थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने कई सारे किताबों में इसका जिक्र किया है। और जो पत्राचार दोनों के बीच में हुआ, हालांकि गांधी कभी रूस तो नहीं गए, लेकिन महात्मा गांधी को रूस में एक महान नेता के रूप में ज़रूर पढ़ाया जाता है। उनके बारे में उनको एक अहिंसा और शांति के पुजारी के तौर पर देखा जाता है और बहुत ही सम्मानित स्थान वहाँ पर रूस में महात्मा गांधी को दिया गया है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है और उन्होंने कल शाम जो भगवत गीता रूसी भाषा में थी उनको भेंट की राष्ट्रपति पुतिन को और उसके बाद ये महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करना। जी, जिस तरह से अहिंसा और शांति के लिए भारत जाना जाता है, उन्हीं मूल्यों को हम लगातार संपूर्ण विश्व के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी राजनयिक हमारे यहाँ आते हैं वो यहाँ से शांति और अहिंसा के जो मूल्य हैं उन्हीं को लेकर के पूरी दुनिया के सामने अपने संबंधों को रखते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और विभिन्न मंचों पर लगातार प्रधानमंत्री ने लगातार वो शांति की बात कह रहे हैं और खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ही बुन सकते हैं शांति का ताना बाना। तो यकीनन ये जो दौरा है, ये जो मुलाकातें हैं, वो सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से ही नहीं, सिर्फ भारत रूस के प्रगाढ़ होते संबंधों के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम ये पेश करती हैं। और जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लगातार ये कवरेज हमारी जारी है और अब अगला पड़ाव होने जा रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से, क्योंकि भारत और रूस की शिखर वार्ता शुरू होने वाली अब से थोड़ी देर में हैदराबाद हाउस में और ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन से सीधे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए हैदराबाद हाउस में। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो इस कार्यक्रम में मुझे और मेरी सहयोगी जया को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और पल पल की खबर हम भारत और रूस के जो ये मजबूत होते संबंध है उस पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।